स्टूडेंट, पूर्व अध्याय में हमने पढ़ा था कि बैंक क्या होते हैं, इनकी परिभाषा, भारत में बैंकिंग की व्यवस्था और बैंक के प्रारंभिक कार्य क्या होते हैं। इस अध्याय में हम पढ़ते हैं कि भारत में बैंकिंग व्यवस्था का क्रमिक विकास कैसे हुआ। इसके बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। स्वतंत्रता के बाद भारत में व्यापारिक बैंकों का क्रमिक विकास, यानी स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले कितने बैंक थे और बाद में इनका विकास कैसे हुआ। राष्ट्रीयकरण के बाद, जैसा कि पूर्व में बताया कि 2 चरणों में राष्ट्रीयकरण हुआ। एक तो 1969 में, जिसमें 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। दूसरा 1980 में, जिसमें 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। राष्ट्रीयकरण के बाद व्यापारिक बैंकों की प्रगति का आलोचनात्मक विवेचन। भारतीय बैंकिंग में आधुनिक प्रवृत्तियां, इसका संक्षिप्त विवरण दीजिए। ये हम पढ़ेंगे। पहला है कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के दौर के बाद बैंकों का निजीकरण तथा आर्थिक उदारीकरण। इस पॉइंट के अंतर्गत देखेंगे कि राष्ट्रीयकरण के बाद में जो बैंक थे उनका निजीकरण, आर्थिक उदारीकरण से उनको क्या इसका प्रभाव पड़ा। पहला, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बैंकों के राष्ट्रीयकरण की प्रवृत्ति प्रबल रहने के कारण 1948 में रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1955 में इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करके एसबीआई की स्थापना की गई। 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया तथा पुनः 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होने से राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 20 हो गई और कुल बैंक निक्षेप का लगभग, और इन 20 बैंकों में कुल बैंक जमाओं का लगभग 92% भाग जनता का जो है धनराशि जमा थी। कुल बैंक जमाओं का जो जमा राशि थी उसका 92% भाग इन बैंकों में था। दूसरा, न्यू बैंक ऑफ इंडिया एनबीआई का विलय पंजाब नेशनल बैंक में होने से राष्ट्रीयकृत किए गए बैंकों की संख्या 20 से घटकर 19 रह गई। तीसरा, 1991 से जो आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया बढ़ने से भारत में निजी बैंकों की स्थापना, विदेशी बैंकों को शाखाएं खोलने तथा बैंकों की हिस्सा पूंजी में जनता की भागीदारिता का दौर तेज होता जा रहा है। बैंक पूंजी में वृद्धि करने के लिए अब अपने शेयर भी बेच रहे हैं, यानी अपने जो शेयर्स होते हैं, अंश पत्र, उनके बेचकर पूंजी में वृद्धि करते हैं। चौथा है, वर्तमान में देश में कुल 288 बैंक है, जिनमें एसबीआई समूह के 8 बैंक, एसबीबीजे को मिला दिया तो 7 बैंक इसमें रह गए। राष्ट्रीयकृत बैंक 19, विदेशी बैंक 31, निजी क्षेत्र के बैंक 29, आरआरबी 104, वर्तमान में 196 पहले आरआरबी थे, जो वर्तमान में 104 है, तथा 4 गैर अनुसूचित बैंक हैं। 31 अगस्त 2006 को भारत में कुल 196 बैंक थे। दूसरा है, बैंकों के एकीकरण को प्रोत्साहन, यानी बैंकों का एकीकरण किया गया, मर्जर को प्रोत्साहन दिया गया। पहला, कुशलता वृद्धि तथा पर्याप्त पूंजीगत साधनों के हेतु छोटे छोटे और आर्थिक दृष्टि से कमजोर बैंकों का बड़े बैंकों में एकीकरण को बढ़ावा दिया गया है। दूसरा, 1949 से 1959 10 वर्षों में 388 बैंक असफल रहे, यहाँ तक कि 1950 के बाद कुछ साधन संपन्न बैंक भी फेल हुए। 1970 में पिल्लई बैंक और लक्ष्मी बैंक फेल हो गए थे। तीसरा है, बैंकों के फेल होने पर आरबीआई को अनिवार्य एकीकरण का आदेश देने का अधिकार प्रदान किया गया। नहीं, जो बैंक फेल हो जाते हैं उसका एकीकरण कर लिया जाता है दूसरे बैंक में। 1960 में बैंकों की कुल संख्या जो 358 थी, 1971 में घटकर, यानी जो एकीकरण किया गया, छोटे बैंकों को बड़े बैंकों में मिलाया गया, 358 जो बैंक थे 1960 में, वो 11 साल बाद 1971 में घटकर 71 रह गए। 1960 से 1970 की अवधि में 212 बैंकों का एकीकरण इसमें किया गया। अब गैर अनुसूचित बैंकों की संख्या केवल 4 है, जिसकी 23 शाखाएं हैं, जबकि शेष 284 अनुसूचित बैंक थे तथा इनकी शाखाएं 68,000 के लगभग थी। 1993-94 में एनबीआई का विलय पीएनबी में कर दिया गया। 93-94 में एनबीआई का पीएनबी में विलय कर दिया गया। बैंकिंग शाखा का विस्तार किया गया।
14 बड़े बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकिंग शाखाओं के विस्तार में तेजी आई। 1951 में 4,000 शाखाएं थी। जून 1965 बढ़कर 5,700 शाखाएं। 1969 में बढ़कर 8,200 शाखाएं। 2005 में शाखाओं की संख्या 68,000 से ज़्यादा हो गई है। अनुसूचित बैंकों की शाखाओं में वार्षिक वृद्धि की दर। अनुसूचित बैंक की शाखाओं में जो प्रतिवर्ष कितनी वृद्धि हो रही है? 1969 के बाद बहुत ही तीव्र वृद्धि हुई है। 1965 से 1968 की अवधि में औसतन 450 शाखाएं प्रति वर्ष खोली गई, यानी 3 साल की अवधि 65 से 68 में 450 शाखाएं प्रति वर्ष खोली गई। वहाँ 1985 के जून में 6,053 नई शाखाएं खोली जा चुकी थी, यानी जून 1985 तक 6,053 नई शाखाएं खोली जा चुकी थी। जून 1969 से जून 2005 की अवधि में 60,000 के लगभग नई शाखाओं की वृद्धि हुई है, यानी राष्ट्रीयकरण के बाद में 2005 तक 60,000 शाखाएं और खोली गई हैं। जहां राष्ट्रीयकरण के समय प्रति 65,000 जनसंख्या पर एक बैंक शाखा थी, वहां अब देश में प्रति 16,000 जनसंख्या पर एक बैंक शाखा का अनुपात हो गया। 65,000 अनुपात 1 से 16,000 अनुपात 1 हो गया है बैंक शाखा का। चौथा है ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार हुआ है। पहला है समय समय पर विभिन्न आयोगों ने बैंकों को ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग सुविधाओं के विस्तार के लिए सिफारिशें की है। दूसरा, जून 1969 में ग्रामीण क्षेत्रों में कुल बैंक शाखाओं का केवल 22% भाग था, वह जून 87 में बढ़कर 59% तक पहुंच गया, यानी बैंक शाखाएं जो थी वो ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक बढ़ गई। 1969 में ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की केवल 1832 शाखाएं थी, जो बढ़कर 1998 में 32,800 के करीब हो गई। नई बैंक शाखाओं का 70 से 80% ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में खोला गया है। 1959 से 2005 अवधि में कुल 60,000 नई शाखाएं खोली गई, जिनमें से 32,000 शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में खोली गई। जमाओं में वृद्धि। जून 1965 के अंत में निक्षेपों की शुद्ध राशि 2,700 करोड़ तथा 1969 में 4,600 करोड़ थी। जनवरी 1999 बढ़कर 6,83,000 करोड़ रुपए हो गई। अप्रैल 2006 के अंत में शुद्ध जमा राशि 21,36,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान था। 1965 में निक्षेपों में वृद्धि की वार्षिक दर 13% थी। 1969 में 15%, 87 में 17% थी। चौथा, 14 बड़े बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद केवल 18 वर्षों में ही बैंकों के निक्षेप में लगभग जमाओं में लगभग 1,02,700 करोड़ की वृद्धि हुई। दिसंबर 2001 में 24,50,000 करोड़ रुपए की निक्षेप जमा होने की संभावना थी। छठा है प्राथमिक और उपेक्षित क्षेत्रों को अधिक ऋण सुविधाएं प्राप्त हुई। 14 बड़े बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय बैंक ऋणों का लगभग 64% भाग अकेले संगठित उद्योगों को और 24% भाग व्यापारियों को प्राप्त होता था। लघु उद्योगों को केवल 4% और कृषि को केवल 0.2% ही प्राप्त होता है, यानी कृषि को बहुत कम और लघु उद्योगों को भी बहुत कम प्राप्त ऋण के रूप में प्राप्त होता था। और निर्यात के लिए साख भी नाम मात्र की ही थी। यही राष्ट्रीयकरण से पहले की स्थिति। जून 1969 को कृषि ऋणों के बकाया राशि 188 करोड़ रुपये, लघु उद्योग की 286 करोड़ तथा अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की बकाया राशि 30 करोड़ ही थी। राष्ट्रीयकरण के बाद अनेक बैंक ऋणों में काफ़ी वृद्धि हुई। मार्च 2005 में कृषि ऋणों की जो बकाया राशि थी 1,22,000 करोड़ रुपये, लघु उद्योगों की बकाया राशि 76,000 करोड़ रुपये और अन्य प्राथमिक क्षेत्रों की बकाया राशि 1,47,000 करोड़ रुपये थी। अतः प्राथमिकता के क्षेत्र और उपेक्षित क्षेत्रों को अधिक उदारता से ऋणों को दिया गया और ऋणों में वृद्धि हुई है। सार्वजनिक क्षेत्र बैंक द्वारा उपेक्षित प्राथमिकता क्षेत्रों को ऋण का बकाया जून 1969 से मार्च 2005 राशि करोड़ रुपए में। 1969, 1979 और 2005 में बैंकों के कुल ऋण बकाया थे 3600 करोड़ रुपये 1969 में, 1979 में 18,500 करोड़ रुपये और मार्च 2005 में 9,72,580 करोड़ रुपये। इसमें प्राथमिक क्षेत्रों के बकाया ऋण थे कृषि क्षेत्र में 188 करोड़ रुपये 2,200 करोड़ रुपये और 2005 में 1,22,370 करोड़ रुपये। लघु उद्योग के थे 286 करोड़ रुपये, 2,188 करोड़ रुपये
और 2005 में 76,000 करोड़ रुपए। अन्य प्राथमिक क्षेत्र के थे 30 करोड़ रुपए, 1100 करोड़ रुपए और 1,47,000 करोड़ रुपए। इस प्रकार कुल योग जब करते हैं तो 504 करोड़ रुपए बकाया थे प्राथमिक क्षेत्रों में 1969 में, 1989 में 5,000 करोड़ रुपए और 2005 में 3,42,000 करोड़ बकाया था। जो कुल बैंक ऋणों का भाग जो था वो 14% था 1969 में प्राथमिक क्षेत्र को, 1989 में 30% हो गया और 2005 में 35% ये हो गया। सातवां, ऋण सुविधाओं का विस्तार। बैंक साधनों में वृद्धि, लोगों में उत्पादन वृद्धि करने के लिए निवेश की बढ़ती प्रवृत्ति तथा बैंकों की व्यवहारिक नीति से ऋणों की मात्रा तीव्र गति से बढ़ रही है। पहला जून 1965 के वर्ष में ऋणों की कुल मात्रा 2,068 करोड़ थी, 87 में बढ़कर 62,000 करोड़ हो गई। 99 में बैंक साख 3,44,000 करोड़, 2006 में लगभग 15 लाख करोड़ तक पहुंच गई थी। 1971 में ऋणों की राशि में 22% की वृद्धि, 1993-94 में वृद्धि की वार्षिक दर 17% थी। राष्ट्रीयकरण से पहले कुल ऋणों का केवल 5% भाग ही छोटे उद्योगों, स्वनियोजित व्यक्तियों तथा कृषि के लिए उपलब्ध था। यानी राष्ट्रीयकरण से पहले जो था वो जो छोटे और स्वरोजगार वाले व्यक्ति थे या कृषि के लिए जो भाग था वो केवल 5% ही था। वर्तमान में भाग 5% से बढ़कर 35% हो गया। निक्षेपों की संरचना में परिवर्तन हुआ है, यानी निक्षेप पहले कौन से जमा होती थी और अब कौन से जमा होती है, इसमें भी परिवर्तन हुआ है। 1951 में मांग जमा ज़्यादा होती थी 64%, समयावधि जमा 36%। 1961 में मांग जमा 40%, समयावधि 60%। 72 में मांग जमा 43%, टाइम डिपॉजिट 57%। 1978 में डिमांड डिपॉजिट 40%, टाइम डिपॉजिट 60%। 2006 में डिमांड डिपॉजिट 15%, टाइम डिपॉजिट 84%। यानी जो टाइम डिपॉजिट है वो बड़ी है और जो डिमांड डिपॉजिट है वो लगभग कम हो रही, परसेंटेज के रूप में कम हो रही। वर्तमान में स्थायी खातों में अधिक जमाएं आने लगी हैं। वह विनियोग संरचना और विनियोग निक्षेप अनुपात में परिवर्तन। पहला है इसमें, पहले बैंक अपने कुल विनियोग का 88% भाग सरकारी प्रतिभूतियों में लगाते थे, अब इसका भाग घटकर लगभग 50% रह गया, जबकि देशी प्रतिभूतियों विनियोग 7% से बढ़कर 16% हो गया। दूसरा, इसके अलावा जमा निक्षेप और विनियोगों का अनुपात 1961 में लगभग 31% था तथा 1987 में 38% हो गया, अब घटकर ये 36% है। नई आकर्षक योजना, व्यक्तिगत ऋण योजना, नाबालिग बच्चों की शिक्षा दीक्षा के लिए नाबालिग बचत योजना, मोबाइल बैंक के चलते फिरते बैंक योजना, कृषि ऋणों और सामान्य ऋणों की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन दिया गया। उपहार योजना, राष्ट्रीयकृत बैंकों में निक्षेपों में वृद्धि व नए खातों के खोलने के लिए उपहार दिए जाने लगे हैं। सब पखवाड़े मनाए जाते हैं। छठा, निवेश सुझाव सेवा। भारत के कई बैंकों ने अपने ग्राहकों को उनके धन को लाभदायक और सुरक्षित विनियोजन हेतु विशेषज्ञ सेवाएं उपलब्ध करने के लिए परामर्श सेवाएं, निवेश परामर्श सेवाएं प्रारंभ कर दी है। साख पत्र सेवा, जैसे बड़ौदा बैंक का BOB कार्ड, देना बैंक का डाइनर्स, आंध्र बैंक का बैन कार्ड, सेंट्रल बैंक का सेंट्रल कार्ड आदि नाम उपभोक्ता ऋण योजना, उपभोक्ताओं को ऋण भी देने लगे। 11वां, जनसाधारण की बचतों की सुरक्षा हेतु जमा बीमा निगम, डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के रूप में कार्य करने लगा। 1960 में पिल्लई बैंक और लक्ष्मी बैंक फेल होने पर लोगों का विश्वास बढ़ाने के लिए RBI ने जमा बीमा निगम की स्थापना की। ये निगम बैंक फेल होने की दशा में 1 लाख रुपए तक के निक्षेपों के भुगतान का दायित्व स्वयं लेता है। 1 लाख रुपए तक के निक्षेपों का भुगतान का दायित्व स्वयं लेता है। अभी आपने कुछ समय पहले पढ़ा होगा न्यूज़ में कि यदि कोई किसी की जमा राशि यदि डूब जाती है, कोई बैंक फेल हो जाता है, तो बैंक RBI केवल 1 लाख रुपए तक की इसकी मुआवजा देता है। ये इसी नियम के अंतर्गत है, जमा बीमा निगम के अंतर्गत। दूसरा है, पारंपरिक अवस्था में बीमित राशि 1966 में 5,000 रुपये थी, 1970 में बढ़ाकर 10,000, 76 बढ़ाकर 20,000, 80 में बढ़ाकर 40,000, मई 93 में बीमा राशि बढ़ाकर 1 लाख की गई। अब देश में लगभग 90% बैंक जमाओं को सुरक्षा प्राप्त है।
और वो सुरक्षा 1 लाख की है। 12, बैंकिंग सेवाओं में कुशलता के लिए वैज्ञानिक प्रबंध और प्रशिक्षण व्यवस्था। बैंक अर्थव्यवस्था के केंद्र बिंदु माने जाते हैं। 20 बड़े बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रबंध का कार्य विशेषज्ञ बैंकरों को सौंपा गया। समय समय पर कर्मचारियों का प्रशिक्षण की व्यवस्था भी विशेष महत्व दिया जाने लगा। 13 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विस्तार। 1975 के कुछ समय पहले तक देश में 196 RRB थे और उनकी शाखाएं जून 1995 में 14.5 हजार से अधिक पहुंच गई थी। 31 अगस्त 2006 को 104 RRB रह गए थे। अग्रणी बैंक योजना। इस योजना में अलग अलग बैंकों को अलग अलग क्षेत्र सौंपे गए हैं तथा उन पर यह उत्तरदायित्व दिया गया है कि व्यक्तिगत जिलों का वो सर्वेक्षण करेंगे और उसकी शाखा आवश्यकता है, उसकी जमा क्षमताएं और शाखाओं के विस्तार तथा सामान्य विकास की संभावना का पता लगाकर शाखा संस्थाओं के कार्यों को विकास कार्यक्रम से जोड़ने का प्रयास करेंगे। 390 जिलों में अग्रणी बैंक व लीड बैंक योजना, इसे अग्रणी बैंक योजना कहते हैं, लागू की गई। 1970-98 की अवधि में 458 जिलों में 51,000 कार्यालय काम कर रहे थे। इसमें से 30,000 ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कोई बैंक नहीं था और जिनकी जनसंख्या 1 लाख थी। तीसरा, अब ये योजना जम्मू कश्मीर और सिक्किम में भी लागू है। 1995 तक देश में 504 जिलों में लीड बैंक योजना में शामिल किया जा चुका है। 15 है साख गारंटी निगम। व्यापारिक बैंकों को लघु उद्योगों, परिवहन चालकों, खाद्य व्यापारियों, पेट्रोल पंप स्वामियों को ऋण देने में प्रोत्साहन के लिए 1 अप्रैल 1971 से साख गारंटी निगम की स्थापना की गई। ये निगम छोटे छोटे ऋणों से उत्पन्न जोखिम के 75% तक क्षतिपूर्ति की गारंटी देता है। बैंकों के द्वारा इस कारण स्वयं रोजगार प्राप्त व्यक्तियों को अधिक ऋण दिया जाने लगा है। तो साख गारंटी निगम का भी कार्य बैंक कर रहे हैं, व्यापारिक बैंक। बैंकिंग आयोग के सुझाव। 1969 में स्थापित बैंकिंग आयोग ने अग्र सुझाव दिए। पहला, सरकारी सहकारी शाखा को संघीय सूची अथवा समवर्ती सूची में शामिल करने की सिफारिश, क्योंकि जब इन्हें आरबीआई से अधिकांश वित्तीय सहायता मिलती है तो उक्त सूची में डालने से आरबीआई का इन पर एक प्रभावी एकीकृत मौद्रिक और साख नीति लागू कर सकेगा। दूसरा, प्राथमिक कृषि साख समितियों को ग्रामीण बैंकों में परिवर्तित कर दिया जाए। जो तीसरे स्तर पर या ग्राम स्तर पर जो कृषि साख समितियाँ हैं उनको ग्रामीण बैंकों में परिवर्तित कर दी जाती। तीसरा है, ग्रामीण बैंकों को भूमि विकास बैंक के एजेंट के रूप में दीर्घकालीन ऋण देने का अधिकार दिया जाए। यानी पहले कृषि साख समिति को ग्रामीण बैंक में बदला जाए, फिर ग्रामीण बैंक को भूमि विकास बैंक के एजेंट के रूप में दीर्घकालीन ऋण देने का अधिकार दिया जाए। चौथा है, कृषि वित्त निगम और कृषि पुनर्वित्त निगम का विलय कर दिया जाना चाहिए। पांचवा है, बैंकिंग सेवा आयोग की स्थापना करनी चाहिए। वर्तमान में बैंकों में स्टाफ भर्ती हेतु एकीकृत IBPS के तहत चयन किया जाता है। इंडियन बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन के तहत चयन किया जाता है। छठा है, देश में भवन निर्माण कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त वित्तीय व्यवस्था के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक वित्तीय संस्था तथा इसकी सहायता कर में प्रादेशिक और जिला स्तरीय संस्थाएं संगठित की जाए। इसके लिए भवन निर्माण समितियों का पुनर्गठन और संगठन किया जाए। सातवां है, देशी बैंकों पर प्रभावी नियंत्रण किया जाए तथा उन पर नियंत्रण बैंकों के माध्यम से हो तथा रिजर्व बैंक अपना अप्रत्यक्ष प्रभाव डाले। देशी बैंकर यानी व्यापारी, साहूकार, महाजन जो स्थानीय स्तर पर ऋण उपलब्ध कराते हैं उस पर आरबीआई के नियंत्रण का सुझाव है। भारत सरकार ने बैंकिंग आयोग की सिफारिशों को मूर्त रूप देने के लिए कई कदम उठाए हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला, 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की जा चुकी। 30 जून 2005 को लगभग 14,501 शाखाएं थी। दूसरा है, बैंकिंग सेवा आयोग की स्थापना की गई है जो नियुक्ति, चयन, पदोन्नति और बैंकिंग सेवा संबंधी सिफारिश करता है। तीसरा, व्यापक बैंकिंग कोड पर अमल किया जा रहा है। चौथा, कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम की स्थापना 30 नवंबर 1975 को की गई जो कृषि विकास हेतु मध्यम और दीर्घकालीन ऋण देता है। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई। 17वां है कि बैंक शाखा के समुचित उपयोग हेतु टंडन समिति की सिफारिशों को लागू किया गया। 18, सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की वित्त व्यवस्था का भार निरंतर बैंकों पर बढ़ रहा है।
19वां निर्यात आयात बैंक की स्थापना 1982 में हुई। पहले निर्यात की वित्त व्यवस्था निर्यात साख और गारंटी निगम तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का विशेष सेल करता था। 20वां महंगी साख नीति के बाद अब सस्ती साख नीति देश में बढ़ते मूल्य और मुद्रास्फीति का नियंत्रण के लिए आरबीआई द्वारा 97-98 तक महंगी साख नीति अपनाएगी, जिससे बैंक दर 12% कर दी गई। सीआरआर और एसएलआर भी बढ़ाए गए। 1997-98 के बाद वे सस्ती साख नीति अपनाएगी, जिसमें उत्पादक और योजनाओं की प्राथमिकता अनुसार पर्याप्त सस्ती साख की व्यवस्था पर जोर दिया गया, जबकि संग्रह सट्टा और उत्पादक ऋणों पर प्रभावी रोक लगाई गई। निर्यात लघु उद्योग कृषि ऋणों में पर्याप्त उदारता रखी गई। कई चरणों में बैंक दर को घटाकर 30 अप्रैल 2003 से 6%, नकद कोषानुपात को घटाकर जनवरी 2005 में 5%, एसएलआर को 23 अक्टूबर 1997 से 25% कर दिया गया है। बैंक शाखा विस्तार की नई नीति। आरबीआई की शाखा विस्तार लाइसेंस नीति के अंतर्गत देश में 6,500 नई ग्रामीण और अर्ध शहरी शाखाएं खोलने का लक्ष्य पूरा। 1982-85 के 3 वर्षों में 8,500 लक्ष्य के मुकाबले अधिक संख्या में ग्रामीण अर्ध शहरी शाखाएं खोली गई, जिससे छठी योजना में 14,000 जनसंख्या पर एक बैंक शाखा थी। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना। जुलाई 1982 में स्थापना हुई। ये बैंक कृषि, लघु, ग्रामीण उद्योग, अन्य आर्थिक गतिविधियों को प्रदत्त ऋणों की पुनर्वित्त व्यवस्था करेगा। इसकी अधिकृत पूंजी 500 करोड़ रुपये और प्रदत्त पूंजी 100 करोड़ रुपये रखी गई थी, जो आरबीआई तथा भारत सरकार द्वारा बराबर बराबर हिस्सों में बांटी गई। इससे कृषि और ग्रामीण के एकीकृत विकास को प्रोत्साहन मिला। बैंकिंग सुधारों में तेजी। देश में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया के साथ साथ बैंकों के क्षेत्र में भी 1991 में बढ़ाने से अब तक कई सुधार लागू किए गए। पहला, सीआरआर को 15 से घटाकर 5% किया गया। एसएलआर को उच्चतम सीमा 38.5% से घटाकर 25% लाया गया। आरबीआई अब एसएलआर की न्यूनतम सीमा को समाप्त करने का विचार कर रहा है। तीसरा, और एसएलआर की न्यूनतम सीमा को समाप्त करने का विचार कर रहा है और समाप्त कर दिया है। तीसरा, जमाओं पर ब्याज दरों में कमी की गई है। चौथा, बैंकों की पूंजी में वृद्धि के लिए निरंतर प्रयास जारी। राष्ट्रीय बैंकों की पूंजी की वृद्धि हेतु बजट समर्थन की व्यवस्था की है। इसके अतिरिक्त इन बैंकों को अपने अंश जनता में बेचने की भी छूट दी गई। अंश यानी शेयर्स। पांचवा, बैंक शाखाओं को खोलने, विस्तार करने और आर्थिक दृष्टि से अनुपयुक्त शाखाओं को बंद करने की स्वतंत्रता दी गई है। बैंकिंग क्षेत्र में निजी बैंकों की स्थापना, विदेशी बैंकों की स्थापना आदि उदारीकरण उपायों का सहारा लिया जा रहा है। एनबीआई, न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय 93-94 में पीएनबी में किया गया है। आठवां, बैंकों की कुशलता में वृद्धि के उपाय पर जोर, ताकि बैंकों की लाभदायकता बढ़े। बैंकों में कंप्यूटरीकरण और मशीनीकरण को बढ़ावा दिया गया है। 24, सामाजिक बैंकिंग। वर्तमान में बैंक अपने लाभ के स्थान पर अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को अधिक महत्वपूर्ण मानने लगे। यही कारण है कि बैंक अब अधिक जोखिम के बावजूद सामाजिक उत्थान के लिए समाज के कमजोर वर्गों, शिक्षित, बेरोजगारों, गरीब और छोटे किसानों, अनुसूचित जाति जनजाति के पिछड़े लोगों, आदिवासियों, विकलांगों, गंदी बस्ती के निवासियों को अधिकाधिक ऋण देकर अपना दायित्व निभा रहे हैं। ग्रामीण और कृषि ऋण राहत योजना। 1990 के अंतर्गत राष्ट्रीयकृत व्यापारिक बैंकों, आरआरबी तथा सहकारी बैंकों द्वारा ग्रामीण और कृषि क्षेत्र के गरीब व्यक्तियों को 10,000 रुपये तक के ऋण माफ़ किए गए हैं। लगभग 8,000 करोड़ रुपये तक के ऋण माफ़ किए गए हैं। 26वां, ग्राहक सेवा को बढ़ावा। आर के तलवार समिति की सिफारिशों पर प्राय सभी बैंकों द्वारा अब ग्राहक सेवा पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा। 14 जून 1995 को बैंकिंग लोकपाल की योजना प्रारंभ की। बैंकिंग लोकपाल 1995 से प्रारंभ योजना है। 27 बैंकों में यंत्रीकरण और आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया गया है। 28 बैंकों की प्रबंध व्यवस्था में सुधार के उपाय किए गए, जिसमें शिक्षित और प्रशिक्षित पेशेवर प्रबंधकों तथा कुशल अधिकारियों की नियुक्ति पर जोर दिया जाने लगा। 29, रोजगार कार्यक्रमों की वित्त व्यवस्था में बढ़ती भूमिका। जवाहर रोजगार योजना में रोजगार प्रदान करने के साथ साथ गरीबी हटाने का उद्देश्य निहित है। शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए स्वरोजगार योजना शहरी क्षेत्र के निर्धन बेरोजगारों को लाभान्वित करने वाली योजना है। 30 यंत्रीकृत चेक समाशोधन व्यवस्था का विस्तार 4 महानगरों मुंबई, चेन्नई, नई दिल्ली तथा कोलकाता में प्रथम चरण में पूरा हो चुका है, जिसके अंतर्गत 1 लाख रुपये से अधिक मूल्य के चेकों का समाशोधन उसी दिन हो जाता है। इससे समय की बचत और कार्य कुशलता बढ़ती है। मर्चेंट बैंकिंग को प्रोत्साहन। इसमें बैंकों द्वारा औद्योगिक
और व्यावसायिक संस्थाओं को और बैंकिंग सेवाएं जैसे अंश और ऋण पत्रों का निर्गमन तथा अभिगोपन उपलब्ध कराई जाती है। ये बैंकों के लिए एक नया और फलदायी कार्य है। एसबीआई ने 1972 में, उसके बाद में 1974 में आईसीआईसीआई ने सेवा प्रारंभ की। वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंक सेवाएं दे रहे हैं। दूरसंचार नेटवर्क से देश प्रमुख महानगरों और नगरों को जोड़ा जाकर कार्यक्रम के संचालन से चेकों का अंतर नगरीय समाशोधन, डिमांड ड्राफ्टों का कार्य कर रहा है। 33 बैंकिंग कार्यों में राष्ट्रभाषा हिंदी को भी बढ़ावा दिया रहा है। 34 पर्यटन बैंकिंग को प्रोत्साहन। बैंक वर्तमान में यात्री चेक और आवास सुविधाओं का विस्तार कर रहे हैं। वर्ण पर्यटन केंद्रों के विकास हेतु पर्याप्त साख सुविधा उपलब्ध कराए हुए ग्राहकों के लिए पर्यटन हेतु पैकेज टूर यात्राओं का आयोजन भी करने लगे हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में बैंकिंग व्यवस्था का विकास किस प्रकार हुआ और बैंक वर्तमान में विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रकार के कार्य कर रहे हैं और लाभ का अर्जन कर रहे हैं। धन्यवाद।